नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टडी कैपिटल में। मैं आपके साथ हिमांशु। सीयूईटी पीजी 2026 में एमए हिंदी विषय के लिए हम लोग यह वीडियो लेकर के आए हैं और इस एक वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एमए हिंदी के लिए सिलेबस क्या है, हमारी तैयारी कैसी हो, किन किन चीज़ों से प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या रहता है प्रश्न पत्र का स्वरूप, हमें कैसे परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। तो यूँ समझ लें आप कि अगर आप सीयूईटी पीजी 2026 एमए हिंदी की तैयारी करने जा रहे हैं तो यह एक वीडियो इंफॉर्मेशनल वीडियो आपके लिए पर्याप्त होगा। तो आइए हम लोग विषय में प्रवेश करते हैं। ये कुछ थोड़ा बहुत परिचय मेरा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है आज के ज़माने में कि आपको कोई बात जो व्यक्ति बता रहा है वो कौन है या उसका परिचय क्या है। परिचय बहुत ज़रूरी है। तो ये परीक्षा मैंने भी दी है। जो विभिन्न विश्वविद्यालयों के एमए हिंदी की प्रवेश परीक्षा होती है और ठीक ठाक प्रदर्शन रहा है। आगे हम लोग बढ़ते हैं सीधे अपने सिलेबस पर। ये सिलेबस है आपका सीयूटी पीजी यानी एमए हिंदी का। ये जो कोड है उसे बहुत ज़रूरी तौर पे है कि आप याद रखें। परीक्षा का फॉर्म भरते समय ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, ये कोड और ये विषय आपका। ठीक है, इसके अलावा प्रयोजन मूलक हिंदी एक अलग विषय है, तो कई बार बच्चे मिस्टेक कर देते हैं और उसे भर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें स्पष्ट रहें तो ज़्यादा बढ़िया होगा। ये रहा आपका सिलेबस और यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने प्रश्न? 75 प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में। बार बार बच्चों का प्रश्न होता है कि सर कोई मैथ्स या जीएस इस तरह का कोई फर्स्ट पेपर होता है? तो कोई फर्स्ट पेपर नहीं होता। ठीक है, 75 प्रश्न हैं, यही आपको करने होते हैं और ये 300 नंबर का टोटल 75 प्रश्नों में। ठीक है, 300 नंबर का ये परीक्षा होती है। ये रहा आपका सिलेबस। टॉपिक देख लें। हिंदी साहित्य का काल विभाजन नामकरण, हिंदी साहित्य का इतिहास। पहला तो यही प्रश्न, लगभग 5 प्रश्न इससे आ जाते हैं। अब काल विभाजन जानते हैं आप कि भाई हिंदी साहित्य 1000 सालों से ऊपर का इसका अपना इतिहास है। तो अब 1000 साल का इतिहास आप कैसे पढ़ेंगे? उसको कुछ भागों में बांटना होगा। तो कुछ विद्वान हैं जिन्होंने उनको कुछ भागों में बांटा है। कौन कौन से भाग हैं, कौन कौन से विद्वान हैं, तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं इस परीक्षा में। और 5 प्रश्न यहाँ आपको मैं किताबें चूंकि आगे बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी किताबें पढ़ी जानी चाहिए इस विषय में, तो वहां पर उस किताब में शुरुआती हिस्सा इन्हीं सारी चीज़ों से दर्ज है। उसके बाद है हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल से आधुनिक काल तक। यानी कि हमारे पहले कवि अगर हम सरहप्पा को मानते हैं, जो कि राहुल सांकृत्यायन जैसे कई सारे विद्वान मानते हैं, हमारा पहला कवि सरहप्पा। और हमारे आखिरी कवि तो किसी को नहीं कह सकता, क्योंकि 2025 हम लोग इसमें हैं और इस समय भी बहुत सारे कवि कविताएं रच रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है, जब हम आदिकाल से आधुनिक काल तक कहते हैं तो यानी 8वीं शताब्दी से लेकर के और 2025 तक जो हिंदी साहित्य में जो भी परिवर्तन है, कविताएं हैं, साहित्य है, सबका क्या स्वरूप है, क्या काल है, क्या युग है, कौन कौन सी विधाएं हैं, तो ये सब कुछ इसी एक टॉपिक में कवर हो जाता है। आप देखेंगे रचनाकार, रचनाएं, प्रवृत्तियां, ये 3 महत्वपूर्ण है। और यहीं से प्रश्न, मैं अभी कुछ प्रश्न को भी दिखाऊंगा कि 2025 में किस तरह का प्रश्न पूछा गया है। तो आप देखेंगे कि इन्हीं सारी चीज़ों से सारी चीज़ें मिलकर के बनी है। उसके बाद हिंदी साहित्य की विविध विधाएं एवं रचनाकार। अब इसमें देखें, उपन्यास है, कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना, अन्य गद्य विधाएं। अब अन्य गद्य विधाओं में भी हम प्रवेश करते हैं तो रेखा चित्र है, संस्मरण है, आत्मकथा है, जीवनी है, रिपुतार्ज है, यात्रा वृतांत है, बहुत कुछ है। तो ये सारी विधाएं, अब जानते हैं कि इसमें सारी की सारी विधाएं तो हिंदी की अपनी मूल रूप से थी नहीं, कुछ अंग्रेजी के प्रभाव से हिंदी में शुरू हुई। कविता, नाटक, ये तो हमारी पुरानी विधा है। तो अब इसमें कौन कौन से उपन्यासकार हैं, पहला उपन्यास कौन सा रहा, किसी उपन्यासकार ने कौन कौन से उपन्यास लिखे हैं, उस उपन्यास के भीतर क्या है, यह सब कुछ आपके इसी सिलेबस में कवर किया जाता है। यहाँ से प्रश्न परीक्षा में बनते हैं। 2 और महत्वपूर्ण विषय है जो साहित्येतर हैं। साहित्येतर मतलब जिनका साहित्य से तो कोई लेना देना नहीं है सीधे सीधे, लेकिन हमारी इस परीक्षा में यहाँ से प्रश्न हो सकता है आपने अपने ग्रेजुएशन के दिनों में ये साहित्यिक अभिरुचि होने के बावजूद आपने इसे ना पढ़ा हो। ये हमारे इस सिलेबस में पूछे जाते हैं सारे प्रश्न। प्रयोजन मूलक हिंदी के विविध स्वरूप। प्रयोजन मूलक हिंदी यानी वो जिसे हम सीधे से कहते हैं फंक्शनल हिंदी। ठीक, उसी का ट्रांसलेशन है, फंक्शनल लैंग्वेज का ट्रांसलेशन यहाँ पर प्रयोजन मूलक, यानी वो हिंदी जो सरकारी कामकाज में, हमारी दैनिक दिनचर्या में, ठीक, जो हिंदी जैसे अब हर जगह तो आप कविता, नाटक, निबंध तो सुना नहीं सकते, तो हमारी आम जिंदगी में भी, हमारे देश में, राज्य में स्तर पर, कार्यालय के स्तर पर जो हिंदी प्रयोग में आती है,
वो हमारे प्रयोजन मूलक, बिजनेस में, व्यापार में, बहुत सारी जगहों पे इसका प्रयोग होता है। तो प्रयोजन मूलक हिंदी से ये एक टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न आता है। यानी कार्यालय हिंदी कैसे, कार्यालय में हिंदी का स्वरूप, यानी कार्यालय में कोई पत्र है उसका स्वरूप कैसा होना चाहिए, उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए। विज्ञान में, वाणिज्य में, इन सारी जगहों पे हिंदी का स्वरूप क्या है, या इनमें जो कागज में, पत्र पर जो भाषा हिंदी की प्रयोग होती है उसका स्वरूप कैसा होना चाहिए, इस पर जोर दिया जाता है। फिर है जनसंचार माध्यमों में हिंदी, ध्यान देंगे। अब हिंदी एक तो हम लोग साहित्य में इस्तेमाल करते हैं, और एक है जनसंचार माध्यमों में, यानी सिनेमा हुआ, न्यूज़पेपर हुआ, ठीक है, रेडियो है। इन सारी जगहों में हिंदी कैसे इवॉल्व हुई, मतलब लंबे समय से, जैसे जैसे ये सारे जो विधाएं हैं, माध्यम हैं, हमारे देश में आए, अब जानते हैं कि उनमें हिंदी का प्रयोग हुआ, तो हिंदी उससे बहुत प्रभावित होती है और हिंदी उससे प्रभावित भी करती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान देना ज़रूरी है। ठीक है, जैसे अब एक छोटा सा एग्जांपल ये है कि हमारी भारत सरकार ने उस तरह से देश के बाहर हिंदी का प्रचार नहीं कर सकी जितना बॉलीवुड ने किया है। ठीक है, जैसे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आप देखेंगे कि मतलब बहुत ज़्यादा बॉलीवुड की फिल्में पसंद करने वाले लोग हैं। ठीक है, बाहर आप जाएंगे तो देखेंगे शाहरुख खान बहुत पसंदीदा स्टार है। मतलब तो इससे क्या है, भाषा पर आपके बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, मतलब भाषा की, आपके भाषा का प्रचार प्रसार होता है। तो इन सारी चीज़ों में आप देखेंगे सिनेमा भाषा को प्रभावित कर रहा है और भाषा सिनेमा को प्रभावित कर रहा है। तो ये सारे पक्ष हम लोग इसे ध्यान में रखेंगे। यानी जनसंचार माध्यमों में हिंदी, इसमें फिल्म कौन सी पहली रही है, बड़ी मशहूर फिल्मों का क्या, उसके डायरेक्टर कौन से रहे हैं। ठीक, इन सारी चीज़ों से प्रश्न बनता है परीक्षा में। बड़ा महत्वपूर्ण विषय है भारतीय काव्यशास्त्र। 3 ही टॉपिक है, हालांकि काव्यशास्त्र बहुत बृहद है, बहुत इससे प्रश्न भी परीक्षा में नेट में आप आएंगे तो देखेंगे भारतीय काव्यशास्त्र अथाह प्रश्न पूछे जा रहे हैं, बहुत कठिन। लेकिन हमारे लिए ये सुविधाजनक है कि शब्द शक्ति, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन एवं काव्य लक्षण, इन्हीं 4 विषयों पर हमारी परीक्षा केंद्रित होगी। तो अब कविता का अपना एक अलग शास्त्र है, उसे भी इस पूरी तैयारी में समझने की जरूरत है। फिर बात करते हैं व्याकरण। व्याकरण का पोर्शन, यह भी सीधा साहित्य से इसका लेना देना नहीं है, लेकिन बहुत मामूली, ये एक प्लस पॉइंट है हमारे सिलेबस का, कि संधि, समास, काल, वाक्य विन्यास, बहुत छोटे छोटे आसान आसान सा विषय है ये, और यहाँ से परीक्षा में प्रश्न आते हैं और अच्छा स्कोर भी। तो हम देखेंगे 7 शीर्षकों में यह हमारा पूरा सिलेबस पटा हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम लोग चूंकि सिलेबस देख चुके हैं अपनी परीक्षा का, और 2026 की परीक्षा में देनी है, तो हमें 2025 के प्रश्नों पर नजर डालना बहुत जरूरी है कि भाई कहाँ से वो प्रश्न आ रहे हैं, या क्या हमारी तैयारी का स्वरूप हो। तो आइए हम लोग 2025 के प्रश्नों पर एक नजर डालते हैं। अब जैसे मैंने कहा, भारतीय काव्यशास्त्र से प्रश्न परीक्षा में आता है, तो देख लेते हैं भारतीय काव्यशास्त्र से क्या आ सकता है। जैसे 2025 में प्रश्न है, भारतीय काव्यशास्त्र के अनुसार प्रतिभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। अब ये बात आप, ये सारे प्रश्न आप तभी कर पाएंगे जब आप काव्य प्रतिभा के बारे में जाने। जैसे कहा, प्रतिभा वस्तुओं के निर्माण की क्षमता है। ठीक है, तो अब एक आपका कथन ये हो गया। फिर है, प्रतिभा के 2 भेद होते हैं, कार्यत्री प्रतिभा, भावित्री प्रतिभा। मम्मट ने प्रतिभा को काव्य का, अब ये कुछ इसमें गलत है, कुछ इसमें सही है। अब अगर आपने प्रतिभा का, तो आप जानेंगे कि भाई प्रतिभा पूर्व वस्तुओं के निर्माण की क्षमता, बिल्कुल सही बात है, कुछ नया आप क्रिएट कर रहे हैं कविता में, साहित्य में। ठीक है, दूसरी चीज, प्रतिभा के 2 भेद होते हैं, कार्यत्री यानी जो क्रिएटर के अंदर होती है, राइटर के अंदर होती है, पोएट के अंदर होती है, कवि के अंदर, वो कार्यत्री है। और भावित्री यानी जो रीडर के अंदर है, भावक। हम लोग रीडर को, पाठक को काव्यशास्त्र में भावक भी कहते हैं। ठीक है, दर्शक को भावक भी कहते हैं। तो 2 किस्म की, दोनों जगह प्रतिभा की जरूरत है। अब ये बात आप जब इस चीज को पढ़े रहेंगे तभी आप कर पाएंगे। ठीक, अब देखिए, प्रतिभा काव्य का हेतु है। ठीक, तो अब इस तरह के आप प्रश्न देखें प्रतिभा अभ्यास पर, तो ये कितनी गलत बात है। प्रतिभा काव्य का प्रयोजन कहा है, बिल्कुल गलत बात है। तो यहाँ 3 आपके ए, बी और डी, 3 कथन आपके सही हैं, यानी इस तरह के प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। फिर देख लीजिए, मैंने कहा कि प्रयोजन मूलक हिंदी आपके सिलेबस में है, यानी ऑफिशियल, जो फंक्शनल हिंदी के भीतर ऑफिशियल हिंदी, यानी कार्यालयी हिंदी। अब कार्यालयी हिंदी को जब पढ़ने जाएंगे तो ज्ञापन एक बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है, जिसको मेमोरेंडम बोला जाता है। अब पूछ लिया जाएगा कि मेमोरेंडम की भाषा कैसी होती है, मतलब क्या, जैसे इसकी रचना, वाक्य रचना प्रथम पुरुष में होती है, इसकी वाक्य रचना अन्य पुरुष में होती है, यानी सीधे सीधे किसी व्यक्ति को संबोधन किया जाता है। ज्यादातर आप जानते हैं कि ऑफिशियल हिंदी में किसी व्यक्ति को नहीं बल्कि पद को संबोधित किया जाता है, लेकिन इसमें पूछा क्या प्रथम पुरुष होता है उसमें, क्या इसमें कोई संबोधन नहीं रहता, इसके नीचे केवल प्रेषक का हस्ताक्षर होता है,
इसकी वाक्य रचना उत्तम पुरुष शैली में होती। तो 3 तरह के जो है आपको बातें दी गई हैं। अब देखिए इसकी वाक्य रचना भाई प्रथम पुरुष में नहीं होगी, किसी व्यक्ति को संबोधित नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसकी रचना अन्य पुरुष में होती है, ठीक है। इसमें कोई संबोधन नहीं रहता, इसके नीचे केवल प्रेषक का हस्ताक्षर, बस सिर्फ और सिर्फ हस्ताक्षर होगा, ठीक है। तो बी सी डी यानी ऑप्शन आपका ये सही है। अब मैं जरा सा आपको दिखा देता हूं कि मेमोरेंडम होता कैसे है, ठीक है। इस तरह से जब हम पढ़ेंगे, यानी अगर हमें मेमोरेंडम से प्रश्न आने वाला है परीक्षा में, तो हमें जानना होगा, मेमोरेंडम को देखना होगा कि एग्जैक्टली कैसे होता है। तो मेमोरेंडम होता है ऐसे, ठीक है। अब देखें कि उसकी भाषा कैसी है, किसी प्रथम पुरुष का जिक्र नहीं है, प्रेषक का हस्ताक्षर है, ठीक है। जो जरूरतें हैं इसमें, जो कहा गया है। तो अब देखें इस तरह से आपको तैयारी करनी होती है। या एक ये प्रश्न पूछा गया था परीक्षा में, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश नाम का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है। अब शुक्ल जी की किताब अगर आप पढ़ना शुरू करें, हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है, पुस्तकों के सुझाव में मैंने उस पुस्तक को रखा भी है, अगर उसे पढ़ना शुरू करें, शुक्ल जी ने अपभ्रंश का लिखा है, लाइन है शुक्ल जी की, अपभ्रंश का पहला पता बल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय की शिलालेख में मिलता है। ये लाइन है बिल्कुल आरंभ में, ठीक। तो अब अगर आपने, अब चूंकि वो किताब आपको पढ़नी बहुत आवश्यक है, मतलब उसके बिना तो कुछ आगे हो ही नहीं सकता, पुस्तक के सुझाव मैं दूंगा आगे, ठीक है। तो ये इस तरह के प्रश्नों का मैं स्वरूप आपको दिखा रहा हूँ, इस तरह के प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिले थे। जैसे अब इस तरह के प्रश्न आते हैं, एक ही विषय पर 5 कथन पूछ लिया जाएगा, पूछा जाएगा कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। जैसे तार सप्ताह का प्रकाशन 43 में हुआ, सही बात है, हुआ था, अज्ञेय ही संपादक थे। अब प्रसाद शामिल थे, भाई प्रसाद का तो देहांत हो चुका था 36 में और तार सप्तक नीला 43 में, तो असंभव सी बात है। फिर तार सप्तक के कवियों के संपादक ने हाँ राहों के अन्वेषी कहा था, संपादक मतलब अज्ञेय, अज्ञेय नहीं राहों के अन्वेषी कहा था। फिर तार सप्तक में 10 कवि थे, भाई नाम ही इसका तार सप्तक यानी 7 कवि थे, ठीक है। तो ये बात भी गलत हो गई। अब 3 कथन सही है, ए बी डी यानी ऑप्शन आपका। तो इस तरह की हम लोग को तैयारी करनी है परीक्षा में, कि हम लोग देखें और खटाखट समझते चले जाएंगे क्या कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन गलत है। बात करते हैं आगे बढ़ के। अब देखिए कुछ इस बार की परीक्षा में 2025 की परीक्षा में थोड़ा बहुत बदलाव हुआ है इस क्षेत्र में, कि उन्होंने इस तरह के प्रश्न पूछे हैं, यानी कुछ पद्य दे दिए हैं, कुछ गद्य दे दिए और उन पर आधारित प्रश्न पूछे, यह पंक्ति इस बार की परीक्षा में। और पूछ लिया है, जैसे शब्द प्रिय रत्नाकर, तो पूछ लिया रत्नाकर के प्रियवाची शब्द हैं, ठीक है। तो अब आप जानते हैं हिमांशु शब्द तो नहीं है, वो तो चंद्रमा के लिए, इसलिए आप देखेंगे ई ऑप्शन नहीं है आपका इसमें शामिल, ठीक है। तो आपका सी जो है वो इसमें शामिल हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न की हमें तैयारी करनी होगी। आइए आगे बढ़ते हैं, सीधे सीधे पुस्तकों का सुझाव देते हैं कि कौन कौन सी पुस्तक हमें पढ़नी होगी इस परीक्षा की तैयारी के लिए। पहली बात, कंटेंट यानी फैक्ट, हम लोग सीधे बात करते हैं फैक्ट परीक्षा में ज़्यादा पूछा जाता है सीयूटी पीजी के स्तर पर। नेट में तो आप जानते हैं कि उस विषय में प्रवेश करके प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन सीयूटी की परीक्षा तक आपसे फैक्ट बहुत पूछा जाएगा। लेकिन फैक्ट के पहले हमारी एक समझ होनी चाहिए साहित्य के विषय में, कैसे कैसे क्या क्या क्रमिक विकास हुआ है, ठीक है, कैसे कौन सा युग परिवर्तन हुआ, क्या कारण है। किसी समय में मान लीजिए कि ईश्वर पर आधारित कविताएं लिखी जा रही थी, तो क्या कारण रहे होंगे उसके, क्यों लोग ईश्वर पर आधारित लिख रहे थे, ठीक है। बाद में लोग काव्यशास्त्र का ज्ञान दें, तो ये सारी चीज़ें अगर हमें समझनी होगी तो हमें सिर्फ फैक्ट से काम नहीं चलाना होगा, हमें पहले ये पुस्तक पढ़नी होगी, हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब, बड़ी महत्वपूर्ण किताब है। हिंदी वाले तो खास तौर पे एकेडमिक हिंदी में तो उसे हिंदी का वेद वगैरह की भी संज्ञा दे देते हैं, बड़ी महत्वपूर्ण। इसके पहले इसको पढ़े बिना आपका काम नहीं चलना, बिल्कुल मूलभूत पुस्तक है। क्योंकि आप जानते हैं कि शुक्ल जी ने इसमें शुक्ल जी का खुद का देहांत 41 में हो गया था, और इसमें उसके बाद की चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। जबकि ऐसा तो है नहीं हिंदी साहित्य वहीं ख़त्म हो जाता है, उसके बाद भी बहुत सारा विकास हुआ है। तो अब छायावाद तक तो पढ़ने के लिए पुस्तक ठीक है, छायावाद तक अगर प्रश्न पूछा जाता है आपकी समझ का तो यहीं से पूछा जाता है, इसलिए एक किताब और ज़रूरी है जो आपकी चीज़ों की पूर्ति करेगी, वो है हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र। परीक्षाओं में आ, ये मैं फिर बता रहा हूँ अति आवश्यक पुस्तक नहीं है। अगर आप इससे और इससे काम चला ले जा रहे हैं
तो बेस्ट है। अगर आपको और पढ़ना चाहते हैं, कुछ भी ना छूटे, तो आप ये डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक ले सकते हैं। ठीक है, इसमें ध्यान देंगे संपादक हैं डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर हृदय, यानी बहुत सारे लेखकों ने मिल के, अलग अलग युग को अलग अलग लेखकों ने मिल के लिखा है इस पुस्तक में। और फिर ये पुस्तक जो है हिंदी साहित्य, ये आप कोई भी संस्करण ले लें, आपके लिए महत्व, तृतीय संस्करण लिखा हुआ है, कोई भी संस्करण आप ले लें, आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको नेट की परीक्षा इससे नहीं देनी है। आपको देना CUT PG, और CUT PG में इस पुस्तक में उतना सब कुछ है जो आपकी पूरी परीक्षा कवर हो जाएगी। ठीक है, तो ये 3 पुस्तकों सुझाव, इसमें 2 ये अनिवार्य है, इसे जरूर रख लें, ये आपके ऊपर है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। काव्य शास्त्र से प्रश्न, जो छोटा सा सिलेबस आपने देखा 4 यूनिट का, वहां से भी कई बार कठिन प्रश्न पूछ लेता है, इतना कि दृष्टि की परीक्षा पुस्तक से कवर ना हो, ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है। इसलिए ये काव्यशास्त्र का डॉक्टर भगीरथ मिश्र की पुस्तक, ये परीक्षा पेपर बनाने वाले अगर बनाते हैं, कुछ कठिन बनाना चाहते हैं, तो यहाँ से कई बार प्रवेश करके इस पुस्तक को उठा करके यहाँ से प्रश्न पूछ लेते हैं। ठीक है, तो भगीरथ मिश्र का काव्यशास्त्र, अगर काव्यशास्त्र बहुत डीप में पढ़ना, हालांकि मैं फिर बता रहा हूँ 90% चांस है कि आपका इसी पुस्तक से कवर हो जाएगा काव्यशास्त्र भी, लेकिन आप इसे पढ़ सकते हैं। और प्रयोजन मूलक हिंदी के लिए मैंने कोई एक पुस्तक का नाम नहीं लिया है, ध्यान देंगे। प्रयोजन मूलक हिंदी या जनसंचार एवं हिंदी, ये बहुत सारे PDF इंटरनेट पर अवेलेबल है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के डिस्टेंस एजुकेशन में। ठीक है, ये इस विषय को इस PDF मिल जाता है, ये बहुत सारे मतलब PDF आप सर्च करेंगे प्रयोजन मूलक हिंदी गूगल पर जा करके, तो कोई ना कोई PDF मिले, आप कोई भी PDF उठा के पढ़ सकते हैं, उतना आपके लिए पर्याप्त होगा। तो यह रहा पुस्तकों का सुझाव। अगर आप इन सारी चीज़ों की तैयारी, इन सारी चीज़ों की जटिलताओं को समझते हैं और सारा कंटेंट वगैरह, तो ये बहुत मुश्किल तैयारी नहीं है अगर आप बहुत लग के करते हैं। लेकिन एक दूसरा रास्ता यह है कि अगर आप चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें, ये सारे प्रयत्न, ये सारे प्रयास, ये सारी रणनीति, ये सारी तैयारी आप मेरे साथ करें, तो आप CUT PG के इस बैच में, यानी स्टडी कैपिटल का ये जो हमारा महायोद्धा बैच है, इसमें आप जुड़ सकते हैं। आप देखेंगे कंप्लीट फाउंडेशन जिसकी बात की जा रही है, यानी बिल्कुल अगर आपने ग्रेजुएशन में या बिल्कुल अभी तक हिंदी की ABCD भी नहीं पढ़ी है, मतलब ईमानदारी से मैं बताऊं तो यही बात है कि अगर, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं बिल्कुल। जो शानदार थी, चूंकि अनुभव एक लंबा रहा है और बहुत सारे विद्यार्थी जिन्होंने लाभ लिया है बहुत ख़राब समय में आकर के, तो उसके हवाले से मैं ये बात कह रहा हूँ। इस बैच में आपको क्या क्या चीज़ें मिल दी जाएंगी, तो लाइव क्लासेस, यानी आप मेरे साथ बिल्कुल लाइव कक्षा में हम लोग आमने सामने कक्षाएं करेंगे, उसकी रिकॉर्डिंग मौजूद रहती है, आप बारहा कितनी भी बार परीक्षा तक आप सुनते रहें, समझते रहें। स्टडी मटेरियल वगैरह, जो जाहिर सी बात है कि जो चीज़ें आपके साथ पढ़ाई जाएंगी, आपके साथ शेयर की जाएंगी। ठीक है, PYQs बहुत ज़रूरी है परीक्षा तक, सतत जो अभ्यास है प्रश्नों का वो बहुत ज़रूरी है। हम कितना पढ़ लेते हैं ये मैटर नहीं करता, हम कितना कर लेते हैं परीक्षा में, उसके लिए अभ्यास ज़रूरी है। फ्री टेस्ट सीरीज़ वगैरह, ठीक है, ध्यान देंगे कि जो लोग बैचेस से जुड़े होते हैं उनके लिए टेस्ट सीरीज़ फ्री होती है। बाद में हमारे पास जो बच्चे आते हैं टेस्ट देने के लिए, मॉक टेस्ट देने के लिए, वो शुल्क अदा करते हैं, उसके लिए आपके लिए यह टेस्ट सीरीज़ निःशुल्क होती है। ठीक है, उसके बाद स्पेशल गाइडेंस विद टॉप मेंटर्स। ठीक है, और सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, मंथली आपके टेस्ट होते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप नीचे दिए गए नंबर जो है उस पर कॉल करके ये कोर्स परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी मेरे साथ शुरू कर सकते हैं अगले कुछ महीनों के लिए, जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाती तब तक। आप जानते हैं कि इस बैच में ऐसा नहीं है, ये जो महायोद्धा बैच है उसमें आप कंटिन्यू परीक्षा तक मेरे साथ जुड़े रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई कोर्स खत्म कर दिया और आप को, बहुत जगहों पे ऐसा होता है आपका सिलेबस खत्म हो गया, आपको साइड कर दिया गया, तो ये ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है। मतलब परीक्षा के दिन तक विद्यार्थियों को, मैं जानता हूँ कि विद्यार्थियों को मेंटर की जो है ज़रूरत होती है परीक्षा के दिन तक, इसलिए ज़रूरी है कि आप अगर ऐसी तैयारी मेरे साथ करना चाहते हैं तो स्वागत है आप सभी का। दूसरी चीज़, कुछ विद्यार्थियों के अनुभव रहे हैं पहले के परीक्षाओं में, चूंकि ये इस बार की परीक्षा में अभी BHU वगैरह का रिजल्ट नहीं आया है, JNU का, BHU का, इसलिए कुछ प्रतिक्रियाएं जो कि बड़ी महत्वपूर्ण हैं बच्चों की, तो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये कुछ प्रतिक्रियाएं हैं जिसमें बच्चे बड़ा अच्छा अनुभव करते हैं तैयारी करने के साथ, तो वो मैं आपके साथ वो साझा कर रहा हूँ। और हम लोग यहीं पर इस वीडियो को पूर्ण कर दे रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी लाभ मिला होगा इस परीक्षा में, और भी बहुत सारी वीडियोस हम लेकर के आएंगे, कंटिन्यू जुड़े रहेंगे। तो चैनल से आप जुड़े रहेंगे, आप देखेंगे कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशनल वीडियोस और तैयारी की वीडियोस हम लोग इसी चैनल पर हिंदी विषय से, अगर आप CUT PG MA हिंदी की तैयारी करने चाह रहे हैं तो आपके लिए बहुत लाभप्रद होगा। तो मैं अपनी बात तब यही समाप्त करता हूँ, धन्यवाद।